नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरावली पाठशाला पर। मैं पंकज मालवीय आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो हमारा चैप्टर चल रहा था कौन सा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और उसमें हमने जो दक्षिण हस्त का नियम है वहां तक हमने पढ़ लिया था। क्या कहता था दक्षिण हस्त का नियम, कि जब किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा की जो दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अंकित कौन करता था, जो दक्षिण हस्त का नियम है वो। तो जब अपन क्या करते हैं, उसको दाहिने हाथ से पकड़ते हैं तो जो हमारा अंगूठा होता है वो विद्युत धारा की दिशा, और उसकी यहाँ पर जो हमारी जो अंगुलियां होती है वो क्या कहती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब अपन पढ़ेंगे इससे आगे। अब इसके आगे हम देखेंगे कि विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र, वर्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब पास किस प्रकार का होता है तो मैं आपको बताता हूं कि ये देखिए, ये इस प्रकार से अपने पास क्या है, कोई भी जैसे तार है। अब इस तार को अपन क्या कर देते हैं, इस प्रकार से पूरा अगर राउंड कर देते हैं ये, और राउंड करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको श्रेणी क्रम में यहाँ से क्या कर दिया, वोल्टेज से जोड़ दिया। ये पूरा तार इसको राउंड कर लिया और यहाँ पर मैंने बैटरी लगा दी, तो ये क्या बन गया, पूरा एक पास, पूरा एक सर्किट, राउंड सर्किट बन गया। अब जब इसके अंदर क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तब क्या होगा कि इसमें इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा होगा। अब जैसे ये तार है तो इसके यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। जैसे अपन सीधे तार में करते थे इस प्रकार से, तो तार के यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो उसी प्रकार इसका पास बनेगा। तब इसमें चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से बनेगा वो हमको पढ़ना है। तो देखो, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर तो ऐसे बनेगा ही बनेगा। अब ये पूरे पास में से क्या, पूरे पास जब बनेगा तो चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से कार्य करता है वो हमको देखना है। तो अब विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो पहला क्या होता है कि ये इस प्रकार से देखो, हमने ये बना दिया पास, जिस प्रकार से मैंने अभी आपको तार करके बताया, इस प्रकार से राउंड करके ये क्या बना दिया, पास बना दिया। अब हमको पता है कि तार के चारों क्या विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जैसे पैदा हो गया। अब तार के जो ये वाला भाग है, तार का जो ये वाला भाग है, जैसे ये राउंड हमने बना दिया यहाँ पर। अब देखो, तार के यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ये, लेकिन जैसे देखो इस तार को अपन जो सीधे तार में समझते हुए समझो, देखो यहाँ पर ये बन गया चुंबकीय क्षेत्र ये। अब देखो, जैसे जैसे मैं सेंटर में आ रहा हूँ, इस सर्कल के सेंटर में आ रहा हूँ, क्या हो रहा है कि ये चुंबकीय क्षेत्र, ये जो सर्कल है ये बड़ा हो रहा है, ये सर्कल है ये बड़ा हो रहा है। तो जैसे जैसे अपन चालक से दूर जाते हैं, क्या होता है, हमको पता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे जैसे चालक से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है। तो वैसे तो, और चुंबकीय बल रेखाओं के जो गोले होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला गोला इस यहाँ पर ये बन गया, यहाँ पर बन गया, आगे देखो ये गोला और बन जाएगा, ये बन गया। और जब तक अपन सेंटर में आ जाएंगे तो ये गोले क्या हो जाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है जिस प्रकार से हमने चुंबक में देखा था, सेंटर में क्या हो जाती है, वो ऐसे लगता है कि जैसे चुंबकीय रेखा कैसे जा रही है, सीधी। तो इसमें भी ये चुंबकीय रेखा है, ये क्या कैसे सीधी जाती हुई प्रतीत होती है, और क्या हो जाता है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सरल रेखा के रूप में हो जाता है। अब देखो, हर इस तार का प्रत्येक जो बिंदु होगा वहां पर इस प्रकार के गोले बनेंगे। तो ये जो सेंटर होगा, इस तार का जो सेंटर होगा वहां पर क्या होगा, चुंबकीय सेंटर में आते आते सारा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है कि ये बिंदु ले लिया हमने, ये बिंदु ले लिया, ये बिंदु ले लिया, ठीक है, और सारे बिंदु यहाँ पर सेंटर में आएंगे। जब हम तार से दूर जाते तो वृत्त क्या होता है, बड़े होते जाते हैं। मैंने आपको बताया किस प्रकार से, ये है, इस यहाँ से ज्यादा गई, यहाँ से गई, ये गई, ये धीरे धीरे बड़े हो गए, और जहां पर बड़े हो गए क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाएगा, और क्या हो जाएगा, अब ये पूरा तार हो जाएगा तो सारा ये सेंटर में संयोजित हो जाएगा। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होती है। इस प्रकार से ये पूरे केंद्र में क्या हो जाएगी, सरल रेखा के रूप में प्रतीत हो जाएगी। पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। तो यहां से आपको एक बात सीखनी है कि जब किसी धारावाही चालक का अपन पास बना देते वर्ताकार, तो उसके अंदर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो जाता है। उसके जो केंद्र वाला भाग होता है वहां पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो जाता है। ये आपको याद रखना है। इस बात का निचोड़ ये है कि जो सेंटर में होता है पास के, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान हो जाती है और सरल रेखीय पथ हो जाता है। अब इस पास में क्या होगा, मैंने आपको जैसे जैसे सेंटर में आएंगे वह दूर जाएंगे, इस गोल चालक से दूर जाते जाएंगे तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और मैंने आपको पहले ही बताया, क्या जब अपन इसमें करंट ज्यादा फ्लो करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा मात्रा में दे देंगे, ठीक है, धारा ज्यादा प्रवाहित होगी, तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा प्रबल पैदा होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है।
और 1 चालक से दूरी, मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब ये तीसरा किस पर निर्भर करता है कि चुंबकीय क्षेत्र के कुंडली के फेरों की संख्या पर भी निर्भर करता है। तो ये जो कुंडली के फेरे, अब ये एक फेरे का है, ये एक फेरे का है जो सेंटर में से निकल रहा है। अब अगर मैं क्या कर दूं, इन फेरों की संख्या ज्यादा बढ़ा दूं, जैसे कि अपन परिनलिका में आगे देखेंगे क्या करेंगे, फेरों की संख्या ज्यादा बढ़ा देंगे तो जितने फेरे होंगे उन सबका क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो विद्युत धारा की दिशा हर वर्ताकार जो फेरा होता है उसमें क्या होता है, समान। अगर मैं क्या कर दूं कि ये मेरे पास एक तार है, इसका मैं एक फेरा कर दूं तो इसमें भी यहाँ पर देखो एक राउंड बन गया। इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो कैसा बनेगा, पास से देखिए, ये एक राउंड बन गया, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र समान बनेगा। अब मैं अगर क्या करूँ, इस दूसरा फेरा बना दिया, ठीक है, ये 3। अब ये इसमें से जो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र गुजरेगा तो वो उसमें भी क्या होगा, ये दूसरे फेरे में भी समान होगा, पहले में भी समान होगा, और आपस में जितने फेरे होंगे उन सबका क्या हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा। तो ये फेरों की संख्या पर भी निर्भर करता है। अब आते हैं अपन परिनलिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब हमने पास का तो देख लिया, पास के सेंटर में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र समान होता है, जितने फेरे ज्यादा होंगे उनका क्या हो जाता है, संयोजन हो जाता है। जितना दूर जाएंगे क्या हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र है वो कम होता जाएगा। अब देखते हैं विद्युत धारा जितनी बढ़ेंगी चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही बढ़ेगा। अब परिनलिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है वो हमको यहाँ पर समझना है। अब सबसे पहले तो ये समझो परिनलिका है क्या, ये आप देख रहे हो, ये तो ये परिनलिका क्या है, कुछ नहीं, कॉपर के जो तार होते हैं उनको क्या कर दिया, राउंड राउंड कर दिया, और उसके बाद में क्या कर दिया, उसको आगे किससे जोड़ दिया, वो बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, धनात्मक सिरे, जैसे कि ये तार, इसी तार से अपन समझे, ये मैंने ले लिया जैसे एक तार का एक सिरा और इसका अंतिम भाग ये है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसकी कुंडली बनाना है तो इसको राउंड राउंड करके, ये मैंने इसको राउंड राउंड कर दिया पूरा, और ये मैंने राउंड, तो ये देखो ये कुंडली बन गई, ये एक परिनलिका बन गई। अब इसके बीच में क्या है, मार्ग है, और इस सिरे को मैं जोड़ दूंगा बैटरी से, और इस सिरे को आगे जाके परिपथ से जोड़ दूंगा, तो ये क्या होगी, एक कुंडली बन गई। तो इस प्रकार से आप, ये क्या है, परिनलिका, और इस कुंडली को अपन क्या बोलते हैं, परिनलिका। और इस परिनलिका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जैसे चुंबक वगैरह अपन जो यूज करते हैं उनको बनाने के लिए इस प्रकार के परिनलिका का उपयोग किया जाता है। इसके सेंटर में यहाँ पर बीच में क्या रख देंगे, किसी भी लोहे की वस्तु या क्रोड को इस प्रकार से इसके अंदर रख देंगे, और फिर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, और क्या बनता जाएगा, इसमें चुंबक बनेगा। लोह छड़ चुंबक इसी के माध्यम से बनाया जाता है। अब देखो परिनलिका क्या होती है, पास लिपटे विद्युत रोधी तारों, तांबे के तार की बेलन आकृति और अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं, परिनलिका कहते हैं। अब ये परिनलिका क्या होगा कि देखो जितने फेरे होते हैं, हमने आगे पढ़ा है कि क्या हो जाता है कि ये सबके अंदर क्या होता है, समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, और ये जितने फेरे होते हैं इन सबका चुंबकीय क्षेत्र आपस में जुड़ जाता है, और इनकी दिशा भी सबकी सेम होती है। जैसे कि ये एक फेरा है, इस एक फेरे के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये, अब आगे दूसरा फेरा आ गया तो इसकी भी दिशा ये है, आगे एक फेरा आ गया इसकी भी दिशा ये है, आगे एक फेरा आ गया इसकी भी दिशा ये है। तो ये जो सारे फेरे, ये सारे चुंबकीय क्षेत्र है वो आपस में जुड़ जाएंगे, और इनकी दिशा भी क्या है, सबकी समान है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र वो किस पर निर्भर करता है, फेरों पर निर्भर करता है, और आपस में ये क्या, जितने फेरे ज्यादा होंगे उतना चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, और सबका एक समान, सबकी दिशा भी एक जैसी ही होती है। तो परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है और समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। किस रूप, समांतर रेखाओं के रूप में दर्शाया जाता है। अब देखो सारी चुंबकीय रेखाओं की दिशा एक जैसी हो गई, तो पूरा ये तो एक प्रकार से आप देखोगे कि चढ़ चुंबक के जैसा बन गया। एक तरफ इसका साउथ उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, और एक तरफ दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, साउथ और नॉर्थ बन जाएंगे, और ये पूरे एक चुंबक की भांति काम करने लगता है, क्योंकि सभी चुंबक की रेखाओं की दिशा कैसी हो गई, एक जैसी हो गई। हमने पढ़ा था चुंबक में आपने देखा था कि इस प्रकार से कि उत्तरी ध्रुव से निकली और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर रही थी। ठीक है, ऐसे उत्तरी ध्रुव से निकली दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर रही है। सेम इसी में देखो क्या होता है, उत्तरी ध्रुव से निकल रही है दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रही है, उत्तरी ध्रुव से निकल रही है दक्षिणी ध्रुव, तो एक ये चढ़ चुंबक की भांति कार्य करने लग जाता है। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, तो जो परिनलिका के बाहर है वो उसकी दिशा कैसे होगी, उत्तर से दक्षिण, और परिनलिका के अंदर
हमने जैसे छड़ चुंबक में हमने पढ़ा था क्या, बाहर की तरफ क्या होगा, उत्तर से दक्षिण, और चुंबक के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कभी पूछ लेते हैं तो परिनलिका के बाहर चुंबक के जैसा ही टोटल होता है। ये एक प्रकार से एक छोटा चुंबक की तरह काम करता है, और वास्तव में जो अपन देखते हैं चुंबक वो इसी में बनाया जाता है, परिनलिका के अंदर रखकर बनाया जाता है। परिनलिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। अब कैसे चुंबक बनता है पता है इसमें, कि जिस प्रकार से जैसे ये कोई भी लोहे की वस्तु है, ठीक है, अब इस लोहे की वस्तु में क्या होते हैं कि पदार्थ के कण होते हैं, उसके अंदर कण होते हैं। ये चुंबकीय प्रत्येक एक कण को क्या माना जाता है, एक छोटा चुंबक माना जाता है। क्या माना जाता है, छोटा चुंबक, और ये के ध्रुव होते हैं, ठीक है। अब जब इनको इस परिनलिका के अंदर रखा जाता है तो परिनलिका में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, और चुंबकीय बल रेखा इस पदार्थ में से होकर गुजरती है, इस पदार्थ में से होकर गुजरती है, और पदार्थ में से होकर गुजरेगी तो क्या होगा, जो समान आवेशित है वो एक तरफ हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर जैसे ये सारे एक साइड हो गए, सारे जो कण थे वो एक साइड हो गए, यहाँ पर ये सारे कण एक साइड हो गए। तो इस प्रकार से क्या होगे, जो समान समान है वो एक साइड कण विस्थापित हो जाएंगे, और एक तरफ ध्रुव दक्षिण ध्रुव बन जाएगा, एक तरफ साउथ बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चुंबक बनता है। जब आप 11th में जाओगे, साइंस लोगे, तो आपको इसको अच्छे से समझने में मिलेगा। प्रत्येक जो कण होता है वो चुंबक के डोमेन की तरह कार्य करने लगता है। तो आ गया समझ में, क्या क्या परिनलिका के अंदर याद रखना है। सबसे पहले परिनलिका की परिभाषा क्या है, पास पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन के आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनलिका कहते हैं। परिनलिका चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसा ही होता है। परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, समान होता है, और समांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होती है, चुंबक की तरह ही आपको, और इस चुंबक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, परिनलिका का उपयोग किया जाता है। तो परिनलिका आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये देखिए, ये हमने लिया, इसी प्रकार क्या किया, राउंड 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 राउंड, ठीक है। फिर इनको ले लिया तारों को, और कहाँ पर जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। ये अब देखो चुंबकीय बल रेखा निकल रही है यहाँ से कुंडली के बाहर, परिनलिका के बाहर, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, ठीक है। अब ये रेखा घूमती हुई आ गई वापस परिनलिका के अंदर। तो परिनलिका के अंदर की कौन सी दिशा हो जाएगी, ये बाहर निकल गई यहाँ से, कौन सी कौन सी हो जाएगी, ये वापस पता है एक राउंड मारती है, लेकिन ये क्या है, आगे इनकी दूरी ज्यादा हो जाती है, इसलिए इसको सीधी समांतर रेखाओं के रूप में दिखती है। तो अब परिनलिका के अंदर दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर, ठीक है। अब ये है कि विद्युत चुंबक और परिनलिका में फिर अंतर क्या है, कि दोनों ही एक जैसे चुंबक की तरह कार्य करते, तो दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले कि विद्युत जो अपनी परिनलिका है, विद्युत चुंबक है, जो परिनलिका है वो क्या चुंबक की तरह काम करती है। अब जब तक इस परिनलिका के अंदर आप करंट फ्लो करते रहोगे, तब तक तो क्या होगा, इसमें ये चुंबक की तरह काम करने लगेगा। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर करंट को काट दिया, यहाँ पर जो कनेक्शन था इसका विद्युत का, वो यहाँ पर बंद कर दिया, या इस की को आप बंद कर दोगे, ठीक है, कुंजी बंद कर दोगे, तो फिर क्या हो जाएगा कि ये जो है इसके अंदर ये चुंबक की तरह काम करना बंद हो जाएगा, और सीधा ये नॉर्मल तार हो जाएगा। लेकिन तो इसलिए ये क्या होगी, यह होती है, यह अस्थायी चुंबक होता है, और आसानी से इसका चुंबक तो समाप्त हो जाता है। स्थायी चुंबक आसानी से चुंबक तो समाप्त नहीं किया जा सकता, इसकी शक्ति बदली जा सकती है, ध्रुवीयता बदली जा सकती है, और प्राय अधिक शक्तिशाली होते हैं, और इनकी शक्ति निश्चित होती है, इनकी ध्रुवीयता नहीं बदली जाती, और प्राय कमजोर चुंबक होते हैं। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े क्रेन्स जो अपने औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक चुंबक होते हैं, विद्युत चुंबक होते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो क्या चुंबक की तरह उस लोहे की वस्तु से चिपक जाते हैं, और उसको छोड़ते नहीं है, ठीक है। फिर उसको उठा के दूसरी जगह पर लेके जाएंगे, फिर क्या होगा, उसका करंट है सप्लाई, वो क्या कर देगी, बंद कर देगी, तो फिर वो उस वस्तु को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो क्या होते हैं, अस्थायी। और अपने यहाँ पर क्या नॉर्मल चुंबक होता है, वो सिर्फ चिपका ही रहता है उसमें, कि आप चिपका लिया और उसको थोड़ी देर के बाद उसमें से चिपकाने की शक्ति हटा दो, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए इसका उपयोग कई जगह पर किया जाता है विद्युत चुंबक का, ठीक है। तो परिनलिका क्या है, एक प्रकार का विद्युत चुंबक है। अब आते हैं अपन दूसरा। अब हम स्टार्टिंग से पढ़ के आ रहे हैं क्या, कि अगर किसी भी जो चालक है, जैसे तार वगैरह है, उसके पास हमने चुंबक की सुई रखी थी, और हमने क्या पढ़ा था, चुंबक की सुई क्या है, एक छोटा सा चुंबक है। अब उसके पास हमने चुंबक को रखा, अब वो क्या करेगा, जब करंट उसमें तार में करंट फ्लो होता है, तो वो चुंबक की सुई पे प्रभावित करता है, उसके अंदर क्या होता है, विस्थापन होता है। तो तार ने क्या किया,
उस चुंबक के ऊपर बल लगाया, तार के अंदर, तार का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसने उसके ऊपर बल लगाया। अब मैं इस चुंबकीय सुई के स्थान पर कोई बड़ा सा चुंबक रखूंगा तो वो तार उस पर भी बल लगाएगा। ये जैसे तार है और यहाँ पर मेरे पास कोई ये चुंबक है, ठीक है, जड़ चुंबक है। अब इस तार के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो ये तार क्या करेगा, इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा और ये चुंबकीय क्षेत्र इसको प्रभावित करेगा, इसको, ये वाला जो जड़ चुंबक पड़ा है ये, ठीक है, और ये है चालक तार। अब ये इसको क्या करेगा, प्रभावित करेगा और इसको, इसके ऊपर एक बल आरोपित करेगा। तो फिर क्या थे, ये पहले से ये समझा था कि ये इस पर बल आरोपित करता है। फिर आए आद्रे मेरी एम्पियर, जो जिसने विद्युत धारा का मात्रक किया, ये जो है एम्पियर ने कहा कि भाई ये इसके ऊपर बल लगा रहा है, तो ये भी तो चुंबक है, इसकी शक्ति कहा गई, ये भी तो इसके ऊपर बल लगाएगा। ये जो जड़ चुंबक है ये इसके ऊपर बल लगाएगा, तो ये इसके ऊपर कितना बल लगाता है और इसकी दिशा कौन सी होती है, उसी के बारे में बताया किसने, इन्होंने, आद्र मेरी एम्पियर ने चुंबक के द्वारा विद्युत चालक पर लगने वाले बल को दर्शाया, ठीक है। और उसकी दिशा कैसे होती है उसको ज्ञात करने के लिए बाएं हाथ के फ्लेमिंग का नियम दिया गया। क्या दिया गया, बाएं हाथ के फ्लेमिंग का नियम, और इसको अपन आगे समझते हैं। तो इसके लिए देखो इन्होंने क्या किया, इस प्रकार से पूरा एक सेटअप तैयार किया। क्या किया इसने, अब ये देखो ये चुंबक हवा में नहीं लटक रहा है, ये आप चित्र के नीचे लिखा हुआ है कि क्या इसको स्टैंड पर रखा हुआ है, इसलिए, ठीक है, सुविधा के लिए इसको हटा दिया। अब ये स्टैंड लगा दिया, अब स्टैंड के ये क्या, एक चालक तार लगा दिया, ये क्या लगा दिया, एक चालक तार, और इसको देखो इस चालक तार को किससे जोड़ दिया है, इसके दोनों सिरों को बैटरी से जोड़ दिया है। अब इस चालक तार के अंदर क्या करवाई जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, इसके अंदर, इसके अंदर, छड़ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी। अब ये विद्युत धारा अगर इसमें प्रवाहित होगी तो इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब इसको क्या रखा जाता है कि किसी चुंबक, ये जो नाल चुंबक है इसको क्या बोलते हैं, नाल चुंबक, घोड़े की जो नाल होती है उसके जैसा है, तो इसको क्या बोलते हैं, नाल चुंबक। इस नाल चुंबक को इसके इस तरीके से रखा गया कि ये क्या हो, इसके सेंटर में हो, जैसे किस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ, ये आ गया नाल चुंबक, ठीक है, और इस तार को इस प्रकार से लटकाया कि ये यहाँ पर हो, कहाँ पर हो, इस प्रकार से, इसके लंबवत यहाँ पर हो, ठीक है, तो इस प्रकार से इसको रखा गया। अब क्या होगा, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये है, इसके अंदर करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। अब ये चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर बल लगाएगा और ये जो नाल चुंबक है ये भी तो इसके ऊपर बल लगाएगा। आगे समझ में, तो ये इन्होंने यहाँ पर बताया था कि ये इसने, अब इन्होंने प्रयोग क्या किया कि ये नाल चुंबक रखा और जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते ही तो क्या हो जाता है, ये जो यहाँ पर लगी हुई छड़ है ये पीछे की तरफ धकेलती है, ठीक है, क्या होते हैं, पीछे की तरफ धकेलने लगती है, मतलब इसके ऊपर लगने लगा है एक बल, और उस बल की दिशा किस प्रकार से होती है उन्होंने फिर ज्ञात किया। तो उन्होंने बोला कि चालक में विस्थापन उस समय, अब देखो चालक में विस्थापन का मतलब है ये चालक जब सबसे ज्यादा दूर गया, कब दूर गया, जब इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा की दिशा दोनों क्या है, लंबवत होती है, तब इसका विस्थापन अधिक होता है। क्या होता है, जब ये इन दोनों की दिशा लंबवत होती है तब इसका विस्थापन सबसे ज्यादा होता है। मतलब कहने का मतलब जब विद्युत धारा ये और चुंबकीय क्षेत्र ये, इनके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तब ये चालक सबसे ज्यादा विस्थापित होता है। और विस्थापित सबसे ज्यादा होने का मतलब क्या, ये छड़ हिल के इधर आ गई, मतलब इस नाल चुंबक ने सबसे ज्यादा इस पर बल कब लगाया, जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा की दिशा कब थी, 90, इसके बीच में 90 का एंगल बन रहा था। विद्युत धारा की दिशा ये चेंज कैसे कर रहे थे, पहले इन्होंने यहाँ पर रखा प्लस और माइनस से जोड़ा तो इस प्रकार से विद्युत धारा बही, फिर उन्होंने वापस इसको चेंज किया, फिर इस तरीके से विद्युत धारा बहने लगी। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदलती है। तो उन्होंने क्या किया, इस विद्युत धारा के करंट को जब बदला तो उन्होंने देखा कि पहले ये इस प्रकार से थोड़ी तिरछी जा रही थी और फिर इस तरफ से आने लगी, तो मतलब इस चालक की गति भी बदली। तो अब यहाँ पर तीन चीज आ गई, क्या, पहला आया विद्युत धारा की दिशा, दूसरा है विद्युत धारा के, इस चालक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा, और तीसरा है कि इस चुंबक के द्वारा इस चालक पर जो बल लगाया जा रहा है उसकी दिशा। ये तीनों दिशाओं के बीच में संबंध किसने ज्ञात किया, आद्र मेरी एम्पियर ने। और ये इसकी दिशा किस प्रकार से होती है उसको ज्ञात करने के लिए किसने नियम दिया, फ्लेमिंग ने। किसने नियम दिया, फ्लेमिंग ने। क्या नाम है इसका, फ्लेमिंग। और फ्लेमिंग ने नियम दिया कौन सा, बाएं हाथ का। कौन से हाथ का, बाएं हाथ का नियम। वो दाएं हाथ का नियम था, ये कौन से हाथ का है, बाएं हाथ का नियम। तो और किस लिए दिया इसने, पहला दिया इसने विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए, दूसरी चीज क्या ज्ञात करनी है इसको, चालक पर लगने वाला बल, और तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र। तो अब आ गए ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो चालक के द्वारा जो बल लग रहा था उसकी दिशा किस प्रकार से ज्ञात होगी वो है। तो इन्होंने बताया
कि जब अपन अपने बाएं हाथ की तो ये अपना आ गया बाएं हाथ। अब इस बाएं हाथ की जब अपन ये है मध्य, ये है अपनी क्या सबसे ऊपर है, ये है तर्जनी, और ये क्या देखो 2 उंगलियां इस साइड 2 उंगलियां उस साइड, बीच में आ गई मध्यम में, तो ये है मध्यमा, क्या है मध्यमा, और ये है तर्जनी और ये है अपना अंगूठा। जब अपन तीनों को इस प्रकार से रखते हैं, देखो इस प्रकार से, तो देखो इसके बीच में ये 90 डिग्री का कोण बन गया, इसके बीच में भी ये देखो ये 90 डिग्री का अंगूठे और इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बन गया। तो ये तीनों क्या एक दूसरे के लंबवत, और जब ये लंबवत होते हैं तभी इस पर क्या लगता है, मैक्सिमम बल लगता है। यहाँ पर मैक्सिमम बल कब लगता है, जब ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, और तब इसकी दिशा ज्ञात की है ये इस नियम से। तो अब इस नियम के अनुसार क्या होता है कि ये जो अपना अंगूठा है वो क्या वो किसको प्रदर्शित करता है कि ये अपना देखो इन्होंने तीन, एक अंगुली और एक अंगुली ये, तो ये तो दिशा करता है किसके ऊपर, बल पर। ये अंगूठा है वो किस पर निर्देशित करता है, बल को। और ये जो अपनी अंगुली है जिसको क्या बोलते हैं, तर्जनी, क्या बोलते हैं इसको, तर्जनी। और तर्जनी दिशा किसको बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और ये है अपना मध्यमा, और मध्यमा किसको दिखाती है, विद्युत धारा की दिशा को। ठीक है, अब देखो आप ऐसे याद रख सकते हो, जब किसी से आपने मदद मांगी, ठीक है, आप असहाय थे, ठीक है, आपको बल नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही अगले वाले ने मदद करने से मना कर दिया, अपना अंगूठा दिखा दिया, तब आपके अंदर से निकला कि अब मैं खुद ही कर लूंगा, आपको अंदर से बल मिला। ठीक है, तो अंगूठा दिखाने से क्या मिला, बल। तो ये क्या चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है। और ये है चुंबकीय क्षेत्र। इसको कैसे याद रखोगे कि जब अपन किसी को सामने ये ऐसे उंगली कर देते हैं तो वो अपनी तरफ खींचा चला आता है, क्या करता है, अपन को अपने ऊपर गुस्सा होके किसी के ऊपर उंगली अपन उठा लेते तो क्या हो जाता है, गुस्सा होकर अपनी तरफ खींचा चला आ जाता है, चुंबक की तरफ आ जाता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। और विद्युत धारा तो आपको पता ही है, ये तर्जनी उंगली किसी को भी आप दिखा दो तो उसके अंदर एक चालक गति से करंट सा दौड़ने लग जाता है। तो ये आ गया अपना क्या, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और क्या है ये नियम, ये पूछा जाता है आपको। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जब आप अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार से फैलाएंगे कि ये तीनों एक दूसरे के क्या हो, परस्पर लंबवत, मतलब तीनों के बीच में क्या हो, 90 डिग्री का कोण बने, ये और ये इस प्रकार से। ठीक है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, तर्जनी किसको दर्शाएगी, ये आप याद रखना, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, अंगूठा किसको, चालक पर लगने वाले बल को। ठीक है, और मध्यमा किसको, विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है। और यही क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, बल कैसे कैसे लगता है ये मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर समझा दिया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, जिसमें हम इसके आगे के पोर्शन को कवर करेंगे और 1 से 2 वीडियो में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अरावली एकेडमी पर आप जाइए। वहाँ पर गणेश जी सर आपको 10th के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे करवा रहे हैं। वहाँ पर आपको फ्री टेस्ट भी मिल रहा है, आप पहले दिन जाकर वहाँ पर टेस्ट दीजिए, दूसरे दिन गणेश जी सर आपका उसको पूरा वीडियो सॉल्यूशन आपको पैनल पर करवाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से अरावली एकेडमी पर आपको जरूर विजिट करना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।